हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकाउंटिंग। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 पार्ट ए ऑफ अक्टूबर नवंबर 25 पेपर 2-1। तो ये जो पार्ट है इट इज़ अबाउट एरर्स, और फिर इन एरर्स की वजह से जो प्रॉफिट हमारा रॉन्ग आया है उसको हमने करेक्ट करना है। हमने रिवाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है जी। तो हम एरर्स को देखते हैं पहले वन बाय वन, और ये जो डाटा हमें गिवन है उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं हमें द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ टी पब्लिक लिमिटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। 8% डिबेंचर्स हैं 2025 में, वो मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब ये 24 चल रहा है तो 25 में ये हमने इनको वापस करना है पैसे डिबेंचर्स के। तो इसका मतलब है अब ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं रही, अब ये करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी होती है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट कैरिंग वैल्यू, यानी कि ये नेट बुक वैल्यू हमें गिवन है। और फिर उसके बाद इन्वेंट्री हमें गिवन है क्लोजिंग, फिर प्रॉपर्टी एट वैल्यूएशन गिवन है, और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हैं, और ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं। अब हमें ये नीचे बता रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्लूड अ ड्राफ्ट प्रॉफिट फिगर ऑफ 104,800. However, it has been discovered that some errors had been made when preparing the statement of profit or loss. कि जब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई है तो उसके बाद हमें पता चला है कि हमारे पास कुछ एरर्स थे, और उन एरर्स के साथ ही हमने पहले प्रॉफिट कैलकुलेट किया जो कि कितना था 104,800। पहला एरर है क्लोजिंग इन्वेंट्री हैड बीन ओवरस्टेटेड बाय $4,500, कि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को $4,500 से ओवरस्टेट कर दिया है, यानी ज्यादा लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि ऐसा करने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट पे, और हमें इसको कैसे करेक्ट करना है, ठीक है जी। तो ये देखें, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट वो कैसे कैलकुलेट होता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है। ओके, अब कॉस्ट ऑफ सेल का कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या चीजें होती हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का साइन जो है वो नेगेटिव है। किसी भी इक्वेशन में जब राइट साइड पे कोई नेगेटिव साइन हो तो वो लेफ्ट वाली चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हम इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल के डिक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ठीक है ना जी। कि कॉस्ट ऑफ सेल अगर डिक्रीज हो जाती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसलिए ये जो ओवरस्टेटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने प्रॉफिट में से। क्यों भाई? क्योंकि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले ज्यादा लिखी, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो अब हम प्रॉफिट को डिक्रीज करेंगे बाय 4500, ठीक है जी। तो इसको हम पहली ये जो हमारी एडजस्टमेंट है ये डिक्रीज करने की है 4500। तो ये हमने इसके अंदर ये देखें कि ये जो ओवरस्टेटेड इन्वेंट्री थी 4500, इसको डिक्रीज कर लिया, यहाँ माइनस ओवरस्टेटेड इन्वेंट्री लिखेंगे, और 4500 ये हमें ऊपर पहले जो ड्राफ्ट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो इन एरर्स के साथ ही कैलकुलेट किया गया था वो पहले गिवन है, उसमें से हमने पहली ये जो पहली एडजस्टमेंट थी ये कर ली, ओवरस्टेटेड इन्वेंट्री 4500, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एरर की तरफ। दूसरे एरर में क्या दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड द टोटल कॉस्ट ऑफ 9 month एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर 32,400 विच विल एंड अप 31st May 2025, कि हमारी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो 9 मंथ को कवर कर रही थी, और उनका टोटल 32,400 था, और ये इनका जो पीरियड था, इनकी कवरेज पीरियड वो 31st May 2020, यानी कि ये कॉस्ट जो है इसकी कवरेज पीरियड एंड हो रहा था 31st May 2025। अच्छा, अब इसका सीन देखते हैं।
हमने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी एंड करनी है और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, वो कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2024 को, जबकि ये कॉस्ट हमने पे की थी 31 मई 2025 तक के लिए, और इस पूरी कॉस्ट को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब इसका सीन देखते हैं कि क्या है। ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 33,240 कवर्स 9 मंथ्स। ठीक है जी। तो ये 9 मंथ को कवर कर रही है और इस डेट तक को, जबकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है कब? 31 दिसंबर 2024। अब ये जो इसके 9 मंथ्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल ईयर से बाहर जा रहे हैं, दिसंबर के बाद, यानी कि इसके ये मई तक एंड हो रही है ना, ये देखें। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये बन गए 5 मंथ्स, और ये 2025 से बिलोंग करते हैं, जिसका हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, बल्कि हम तो 24 तक का, 31 दिसंबर तक का बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो बिलोंग कर रही है, इन जो इस पीरियड से बिलोंग कर रही है कॉस्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? ये प्रीपेड हो जाएगी। ओके। और अब हमारा ये इसके अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 मंथ इधर चले गए, 4 मंथ इधर आ गए। ठीक है, 5 मंथ और ये 4 मंथ, टोटल 9 मंथ्स की कॉस्ट उसने बताई थी। तो इसका मतलब है इसमें से सिर्फ 4 मंथ्स जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं 2024 से, हमारे फाइनेंशियल ईयर से, जिसका हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा करंट एक्सपेंस एक्चुअली जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। हमने क्या किया? हमने एक्सपेंस पूरे का पूरा ही, यानी कि 31 मई तक का, जिसमें 5 मंथ्स अगले साल के शामिल थे, वो भी हमने क्या किए हैं? वो भी हमने इंक्लूड कर लिए अपनी कॉस्ट में। और एक्सपेंस, यानी कि हमने एक्सपेंस बढ़ा के लिख लिया। एक्सपेंस हमने क्या किया है? बढ़ा के एक्सपेंस ज्यादा लिख लिया गया है। ठीक है, यानी कि जो प्रीपेड का एक्सपेंस है, जो कि हम माइनस कर देते हैं नॉर्मली, उस वो माइनस नहीं किया गया, बल्कि वो एज इट इज शामिल कर लिया गया एक्सपेंस में। जिसकी वजह से क्या हुआ होगा? जिसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। तो इसलिए अब हमारा ये 18,000 जो है वो क्या होना चाहिए? ऐड बैक होना चाहिए प्रॉफिट में। वाई डू वी एड 18,000 टू द प्रॉफिट? ठीक है, इसको दोबारा से एक दफा देख लें कि प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। द अकाउंटेंट ट्रीटेड द होल 32,400 एज एन एक्सपेंस, बट द करेक्ट एक्सपेंस इज ओनली 14,400। ठीक है, सो एक्सपेंसेस आर टू हाई बाय 18,000। if the expenses are too high, then profit is too low, therefore we increase profit by 18,000। ठीक है, अब वो 18,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया? ये टोटल एक्सपेंस था 33,240 मल्टीप्लाई बाय 5/9। 9 मंथ्स, ये टोटल 9 मंथ्स को बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें से कितना हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया है? 5 मंथ का, 5 मंथ का एक्स्ट्रा, ये हमने ये भी इंक्लूड कर दिया है। ये प्रीपेड हम अपने एक्सपेंस में पहले इंक्लूड इंक्लूड कर चुके हैं। तो हमने ये देखना है कि ये बनता कितना है। तो 33,240 टोटल एक्सपेंस पेड, मल्टीप्लाई बाय वो जो अगले साल का प्रीपेड बन रहा है वो 18,000, यानी कि हमने 18,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड कर दिया। एक्सपेंस इंक्रीज करने से, एक्सपेंस इंक्रीज करने से क्या होता है? प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट को, हमने चूंकि ज्यादा लिख दिया था एक्सपेंस, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था। अब प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो इसलिए हम 18,000 को ऐड बैक करेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसमें जाके लिख देते हैं। प्रीपेड, ये एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये प्रीपेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है जी। ये प्रीपेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई 18,000 की। ये प्लस हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे प्लस साइन लगाया और यहाँ बगैर ब्रैकेट के लिखा। तो ये था हमारा सेकंड एरर, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डिस्टर्ब हो रहा था। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में वो कह रहे हैं फर्नीचर एंड इक्विपमेंट हैड बीन डेप्रिसिएटेड बाय 15% पर एनम। हमने अपने फर्नीचर इक्विपमेंट को कितने परसेंटेज से डेप्रिसिएट किया है? 15% से, यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इंस्टेड ऑफ 20,000 पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस।
एक्चुअली हमें कितने का करना चाहिए था, हमें 20% पे करना चाहिए था, जबकि हमने उसको कितने पे किया है, 15% पे। यानी कि हमने अपना ये एक्सपेंस जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, उसको कम चार्ज किया है। हमें करना चाहिए था 20% पे डेप्रिशिएट करना चाहिए था अपना एसेट, लेकिन हमने 15% पे उसको डेप्रिशिएट किया है। अच्छा, एक्सपेंस कम लिखने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। तो अब जब हम एक्सपेंस बढ़ाएंगे अपना, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो थी इसकी बिग पिक्चर। अब इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि अब हमें इसमें करना क्या है। बात तो समझ आ गई है, लेकिन अब कैलकुलेशंस कैसे होनी है और डेटा क्या क्या गिवन है। देखिए, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की क्या दी हुई है, कैरिंग वैल्यू, यानी कि नेटबुक वैल्यू गिवन है, दैट इज 442,000। यानी कि ये वैल्यू वो है जिसमें से 15% माइनस हो चुका है। ठीक है, यानी कि करंट ईयर का 15% माइनस हो के क्या आ गया हमारे पास, 442,000 आ गया। अच्छा, तो लेकिन इसमें जो एक्चुअल वैल्यू थी, उसमें से कितने परसेंट माइनस, उसमें से 20% माइनस होना चाहिए था, जबकि उसमें से कितने परसेंट माइनस हुआ, 15% माइनस हुआ। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम देखते हैं कि क्या सीन है हमारे पास ये इसकी वर्किंग का। देखें, हमारे पास टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 जो एक्चुअल हमारी नेटबुक वैल्यू थी इस साल की, नेटबुक वैल्यू उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, नेटबुक वैल्यू जो एक्चुअल थी, ठीक है, वो 100% थी, जिस पे हमने 15% लगाया था, उसमें से अगर 15% माइनस कर दिया जाए तो बाकी कितना बचा, 85%। इसका मतलब है 44,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 85% को। किसका 85%, नेटबुक वैल्यू का। यानी कि कोई अमाउंट थी, एक्चुअल अमाउंट, जिसका हमने 15% माइनस कर दिया, उसमें से, उस अमाउंट में से, एक्चुअल अमाउंट में से, नेटबुक वैल्यू में से हमने 15% माइनस कर दिया, तो हमारे पास बाकी ये बचा है। अब वो एक्चुअल अमाउंट क्या थी, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन बनाएंगे, 85% ऑफ नेटबुक वैल्यू, या इसको कैरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं आप, 44,200। तो नेटबुक वैल्यू 85% इधर जाएगा, तो रेसिप्रोक हो जाएगा 100/85, तो ये आ गया 520,000। यानी कि हमने 520,000 का, हमने क्या किया था, हमने 520,000 का क्या लिया था, हमने इसका 15% लेकर वो हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली थी, जो भी आया था आंसर। ठीक है, अच्छा, तो लेकिन हमें करना क्या था, हमें इस 15 की जगह कितना लेना था, 20 लेना था, 20 लेना था, तो ये एरर हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने 520,000 पे 15% लिया था, वो कितना बनता था, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज हमारा बना 78,000। ठीक है, हमने 520,000 का 15% अगर लिया जाए तो वो बनता है 78,000, जबकि 20% जो कि हमें लेना चाहिए था, जो हमने नहीं लिया, वो बनता है 104,000। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इट इज कमिंग 26,000। तो इसका मतलब है हमने 26,000 का डिफरेंस आ रहा था हमारा, हमने अपनी डेप्रिसिएशन $26,000 से कम लिखी है। यानी कि जितनी लिखनी चाहिए थी उससे 26,000 हमने कम लिखी है। यानी कि हमने अपना एक्सपेंस कम शो किया। ठीक है, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट ज्यादा शो हुआ। अब प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वापस रिड्यूस करेंगे। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 26,000 को प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हम अपने क्वेश्चन में इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट, ये डेप्रिसिएशन 26,000 माइनस हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये सेकंड था, और ये थर्ड, डेप्रिसिएशन की जो एंट्री है ये माइनस होगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी हाफ ईयर, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द पेमेंट ड्यू ऑन 28 फेब 2025। कि हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो हाफ ईयरली उसको पे किया जाता है, और अब नेक्स्ट जो हमारा डेप्रिसिएशन ये इंटरेस्ट है डिबेंचर का,
वो कब पेएबल है, वो 28 फ़ेब 2025 को पेएबल है। ठीक है जी? तो इसका मतलब है कि इसके 6 मंथ्स यहाँ तक नेक्स्ट 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है? तो अब इस 6 मंथ के पीरियड में से करंट ईयर के अंदर कितने मंथ्स आ रहे हैं? 4 मंथ्स। ठीक है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे करंट ईयर के अंदर लाई कर रहे हैं, जबकि ये जो नेक्स्ट 2 मंथ है 28 जनवरी और फेब ये नेक्स्ट ईयर में लाई कर रहे हैं। और इन 6 मंथ्स का टिल दिस पीरियड वो कह रहे हैं जी हमने वो एडजस्टमेंट नहीं की अभी, यानी कि हमने डिबेंचर इंटरेस्ट इसका वो शो नहीं किया। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इनमें से 6 में से 4 मंथ्स का हम इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये 2 मंथ्स तो हमारे फाइनेंशियल पीरियड से बाहर जा रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए बहुत आसान है, ये देखें हमें कितना दिया हुआ है, जो डिबेंचर हैं 1,50,000 के डिबेंचर्स हैं, ठीक है जी? 1,50,000 के डिबेंचर, इसका आप ले लें 8%, ठीक है? इसका 8% ले लें और ये हमने हाफ ईयर में पे करना है, हाँ, इसको इसका फिर हाफ ले लें, ठीक है? हाफ क्यों ले रहे हैं हम इसका? क्योंकि हम 6 मंथ्स का हिसाब करेंगे, 1/2 इसको यूँ कर लेंगे। तो ये अगर हम कैलकुलेशन करें 150,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 200, तो वी गेट 6,000। अब ये 6,000 बन रहा है किसका? 6 मंथ्स का, ठीक है? ये 6 मंथ्स का क्या बन रहा है हमारा? ये इंटरेस्ट बन रहा है। तो इसमें से हमने 6 मंथ्स का 6,000 बन रहा है, तो 4 मंथ्स का कितना बनेगा? क्योंकि 4 मंथ्स लाई कर रहे हैं हमारे पीरियड के अंदर, 4 मंथ्स का बन जाएगा 6,000 इंटू 4/6, तो ये हमारा 4,000 बन गया। तो ये 4,000 का इंटरेस्ट भी हमने शो करना है, जो कि नहीं किया था। ये इंटरेस्ट क्या करेगा? डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। ये नंबर 4 वाली एंट्री आ गई यहाँ पे, 4,000 इसलिए माइनस हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5th है, नो प्रोविजन हैड बीन मेड फॉर टैक्सेशन ऑफ 14,800, के टैक्स था हमारा 14,800, उसको भी हमने अकाउंट उसको भी नहीं, वो हमने वो लिखा इसमें इंक्लूड किया हुआ कि प्रोविजन उसकी हमने, प्रोविजन नो प्रोविजन का मतलब हमने उसको इसके अंदर टैक्सेशन को एडजस्ट नहीं किया। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स भी हमारा एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट को कम करता है, तो 14,800 भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये 14,800 माइनस हो गया और ये फिर हम क्या करेंगे? 104,800 ये माइनस करेंगे 4,500 प्लस 18,000 माइनस 26,000 माइनस 4,000 और माइनस 14,800, एंड वी आर गेटिंग द रिवाइज्ड प्रॉफिट 73,400। तो इसके बाद बच्चों आपने ये वर्किंग भी यहाँ पे शो करनी है, ठीक है? ये जिस जिस की हमने वर्किंग की है इसके अंदर, जो भी ये जो वर्किंग्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो इसमें से जो कैलकुलेशन वाली वर्किंग है, जैसे ये चीज़ है, ठीक है? इसको आपको शो करना होगा, ठीक है? इसमें इसी तरह इसमें से ये 26,000 कैसे आता है, इसकी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। इसी तरह ये डिबेंचर इंटरेस्ट 4,000 कैसे आया, इसकी वर्किंग भी आपने वर्किंग बॉक्स में शो करनी है, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है जी? तो ये था हमारा पार्ट ए, दैट वाज अबाउट द रिवाइज्ड प्रॉफिट ड्यू टू कैलकुलेशन ऑफ द रिवाइज्ड प्रॉफिट ड्यू टू द errors in the workings. Okay, thank you so much for watching this video. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you can have the maximum videos related to past papers question explanations. Thank you so much. Allah Hafiz.